हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में BHU एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस QR कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9598269172। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू BHU एमकॉम एंट्रेंस। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट हैं बिजनेस मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, इनकम टैक्स, करंट अफेयर्स और मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस को हमने दो भागों में बांट दिया है। हाफ जो सिलेबस है वो मैं कवर करूंगा एंड इशिता मैम विल कवर द रिमेनिंग पार्ट्स। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट, मर्केंटाइल लॉ, स्टैटिस्टिक्स और इनकम टैक्स कवर करूंगा एंड इशिता मैम विल कवर द रिमेनिंग पार्ट। तो इस वीडियो में हम 2017 का जो पेपर है और स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो है मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे ये कोड दिया गया, ये कोड देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन से साल का पेपर है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी हमें वहाँ से पेपर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड टोटल 12 क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है। मर्केंटाइल लॉ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसको छोड़ के मत जाइएगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। और मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस बना रखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज, फर्स्ट ऑप्शन है वैलिड बट नॉट इन्फोर्सिबल, सेकंड ऑप्शन है इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टीज, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, यानी कोई भी ऐसा ठहराव, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी लागू नहीं कराया जा सकता, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर बी को चोरी की जो बाइक है वो बेचते हैं और बोलते हैं कि इसको आप 5000 रुपीज़ दे के ले सकते हैं। लेकिन बी को पता चल गया कि ये बाइक चोरी की है और उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये दिए और बाकी जो 3000 रुपये हैं वो बोले कि एक हफ्ते बाद देंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद भी ये बी जो है वो 3000 रुपये नहीं देते। तो यहाँ पे ए जो है वो इस चीज़ के लिए कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये जो बाइक है वो चोरी की है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड लॉ में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग का मतलब ये है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, यानी कि जब से ही वो बनता है तब से ही वो व्यर्थ होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि वॉइड एग्रीमेंट कौन है। तो वॉइड एग्रीमेंट वो है जो लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए एग्रीज टू पे ₹1,00,000 टू बी इफ ही डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए जो है बी को ये बोलता है कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा अगर तुम जादू से जो खजाना है, जो भी ट्रेजर है, उसको आप ढूंढ लेते हो। तो आपको बताना है क्या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है।
तो सबसे पहले इन चारों टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो ना हो, ये टर्म्स ज़रूर रिपीट होने वाले हैं, तो आपको इन टर्म्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहला है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैरी टू लॉ होता है। कॉन्ट्रैरी टू लॉ का मतलब है जो कानून के विरुद्ध हो। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा दिया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेट डाउन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 10 है वो ये बताता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट वो होना ज़रूरी है। अगर ये इसेंशियल एलिमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो अलग होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अंतर होता है। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि शुरू से वॉइड हो, व्यर्थ हो। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब किसी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है बी को बाइक बेचता है और बदले में उससे 10,000 रुपये लेता है। लेकिन जब बाइक बेचता रहता है तो बी जो है वो उससे पूछता है कि क्या बाइक खुली हुई है? तो ए जो है वो बोलता है कि नहीं, बाइक एक बार भी नहीं खुली हुई। फिर बी जो है सी मैकेनिक के पास जाता है और ये पता करता है कि क्या ये बाइक खुली है या नहीं खुली। जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि हाँ बाइक खुली हुई। तो यहाँ पे बी जो होगा वो इस बी के पास ये ऑप्शन होगा कि ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड करा सकती है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन ये वॉइडेबल है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी को 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार है अगर वो जादू से जो भी खजाना है उसको ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे जो काम है वो किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कहा गया हो वो क्या होता है? वॉइड होता है। कानून की नज़र में वो वॉइड होता है। तो अगर ए जो है बी को ये बोलता है कि वो उसे पैसा देगा अगर वो जादू से जो ट्रेजर है, जो खजाना है वो ढूंढ लेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सम कंसिडरेशन, नेक्स्ट है फ्री कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, थर्ड ऑप्शन दिया है मेजर एंड माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, फोर्थ ऑप्शन है और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है। तो सेक्शन 10 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब वो इन चार बातों का ध्यान रखता हो, यानी कि जो भी कंसेंट है वो एक दूसरे से उनकी सहमति से लिया गया हो, यानी फ्री कंसेंट हो। दूसरा दिया है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध करने की क्षमता रखते हो, जो भी दो पार्टीज हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता हो। थर्ड दिया है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। कानून के नज़र में जो भी कंसिडरेशन है वो एक वैलिड होना चाहिए। और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी वैधानिक उद्देश्य भी होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून उसे लॉफुल ना मानता हो। आखिरी दिया गया है कि कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो, कानून द्वारा उसको वॉइड न डिक्लेयर किया गया हो। तो आइए वापस से देखते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो हम जानते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, प्रतिफल का होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो भी पार्टीज़ हैं अगर उनसे आप जो भी सहमति है उनकी, अगर वो उनसे स्वतंत्र रूप से नहीं लेंगे यानी उनको बिना धमकाए लेंगे, तभी वो फ्री कंसेंट माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए और जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए। मेजर और माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए कि अनुबंध करने की क्षमता रखता हो। तो एक जो माइनर है जो 18 वर्ष से कम आयु की है, वो क्या है, वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेट। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने गुड्स की डिलीवरी देता है दूसरे व्यक्ति को एज अ सिक्योरिटी, ताकि वो अपना जो डेट है उसका रिपेमेंट कर सके। तो आपको बताना है कि ये क्या है, क्या ये बेलमेंट कहा जाएगा, या प्लेज कहा जाएगा, या हाइपोथिकेशन कहा जाएगा, या मॉर्गेज कहा जाएगा। तो आपको इन चारों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म है बेलमेंट। बेलमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं निक्षेप। बेलमेंट जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। या मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल बाइक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी आपको एक जगह से इसको दूसरी जगह पर आसानी तक ले आया जा सकता है। तो बेलमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड जिसका नाम है बेलियर, उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है टू डिलीवर, या फिर जिसको हम बोलते हैं हैंड ओवर करना। बेलमेंट का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेलमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने गुड्स को दूसरे व्यक्ति को देता है और वो किसी पर्पस के लिए देता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो गुड्स की डिलीवरी होती है वो कुछ पर्पस की वजह से होता है, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसको रिटर्न कर देता है पहले व्यक्ति के पास। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज बाइक से जा रहे थे और आपकी बाइक रास्ते में बिगड़ गई। आप बाइक को लेके मैकेनिक के पास गए और बोला कि ये बाइक भाई मेरी बाइक आप सही कर दो। तो जैसे ही आपने वो बाइक उसको दी, इसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि आपने अपनी बाइक किसी पर्पस के लिए दी, यानी मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर करने के लिए दी। तो जैसे ही वो बाइक रिपेयर हो जाती है, वो जो मैकेनिक होता है वो बाइक आपको लौटा देगा। तो इसको हम बेलमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति गुड्स की डिलीवरी देता है उसको हम बेलर कहते हैं। यानी अगर आप अपनी बाइक को मैकेनिक को देते हो तो आप बेलर कहे जाओगे, और जिस व्यक्ति को आप देते हो उसको हम बेली कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं और वाई को एक कपड़ा देता है। वाई जो है वो क्या है, टेलर है यानी दर्जी। आपने जो कपड़ा दिया है वो शर्ट बनाने के लिए दिया है फॉर एग्जांपल। तो आपने ये कपड़ा इसको दिया यानी गुड्स की डिलीवरी दी, और जैसे ही ये काम कपड़ा शर्ट बनाने के लिए दिया यानी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए दिया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, तो वाई जैसे ही शर्ट बना देते हैं ये शर्ट आपको वापस मिल जाती है। तो इसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक टर्म आता है लॉ में लियन, जो कि बेलमेंट से रिलेटेड होता है। यानी कि बेली का वो राइट होता है, अधिकार होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है बेलमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्लेज, या इसको पॉन भी कहते हैं। प्लेज को हम हिंदी में बोलते हैं गिरवी। ये भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी कि मोबाइल, गोल्ड, इस तरीके का जो है, आपने सुना होगा कि सोना गिरवी रखा जाता है, गोल्ड लोन आपने सुना होगा। तो प्लेज यानी हिंदी में इसको गिरवी कहते हैं। सेक्शन है 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन है 172 जिसके अंतर्गत प्लेज के बारे में दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप अपनी जो भी गुड्स होता है वो गिरवी रखते हो, आप एज अ सिक्योरिटी रखते हो फॉर पेमेंट ऑफ डेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए उसको गिरवी रखते हो। जो पर्पस है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे की ज़रूरत है, आप क्या किए,
और जो सुनार होता है उसके पास आपने गोल्ड रख दिया और बदले में 50,000 रुपये ले लिया, क्योंकि आपको किसी तरीके की डेट का पेमेंट करना था। तो इसको हम प्लेज कहेंगे। प्लेज के अंतर्गत जो भी गुड्स आदमी रखता है, जो आदमी रखने वाला होता है, उसको पॉनर या फिर प्लेजर कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास रखा जाता है उसको हम पौनी या प्लेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है उनको 25,000 रुपये की ज़रूरत है और वो बी से मांगते हैं और बदले में अपनी बाइक जो है एज ए सिक्योरिटी रख देते हैं, ताकि वो उनसे 25,000 रुपये ले सकें किसी तरीके का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ ए जो है वो पॉनर होंगे और बी जो है वो पौनी कहे जाएंगे। नेक्स्ट है मॉर्गेज। मॉर्गेज को हिंदी में हम रहन कहते हैं। मॉर्गेज एक तरीके का लोन ही होता है, जो कि आप इन मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसको एज अ कोलेटरल यूज़ करके आप लोन लेते हो, और जनरली ये लोन जो है बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन को हिंदी में हम दृष्टि बंधक कहते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो अर्थ से अटैच हो, जैसे आपका लैंड, आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो प्लांट है, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाइपोथिकेशन भी एक तरीके का लोन है। जब भी आप व्हीकल लोन लेते हैं, चाहे वो कार लोन हो, बाइक लोन हो, तो इसको हम हाइपोथिकेशन कहते हैं। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक व्यक्ति अपने गुड्स को एज ए सिक्योरिटी दूसरे व्यक्ति के पास रखता है ताकि वो अपने जो डेट है उसका रीपे कर सके। तो यहाँ पे हमने प्लेज में देखा था कि एक व्यक्ति जो है वो अपने लोन के रीपे करने के लिए, जो ऋण है उसका भुगतान करने के लिए, वो अपने कुछ गुड्स को सामने रखता है एज ए सिक्योरिटी। तो इसको हम प्लेज कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेज यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पेटर। आपको बताना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पेटर या प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पेटर का क्या मतलब होता है। आपके ऑप्शन है लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, या लेट द क्रेडिटर बी अवेयर, या नन ऑफ द अबव। मुझे पता है कि आपको इन दोनों ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं। पहला है कैविएट इम्पेटर, यानी क्रेता सावधानी का नियम। लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एक कंज्यूमर को खुद से सतर्क होना चाहिए, अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन खरीदते हो तो आप जनरली एक्सपायरी डेट नहीं देखते हो, तो कोई भी सेलर आपको ये नहीं कहेगा कि जो प्रोडक्ट है वो गलत है, आपको खुद से ध्यान रखना होगा। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पेटर कहते हैं। इसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, और कैविएट वेंडर का मतलब है लेट द सेलर बी अवेयर। उम्मीद है आपको ये दोबारा एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पेटर। तो कैविएट इम्पेटर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स whose violation by seller gives a right of recession to buyer is called। यानी कि एक ऐसा शर्त सेल्स ऑफ गुड्स के अंतर्गत, एक ऐसा शर्त जिसके अंतर्गत अगर कोई भी सेलर है, अगर उस शर्त का वायलेशन करता है यानी उस शर्त की अनदेखी करता है, तो जो बायर है उसके पास ये अधिकार है कि वो जो भी गुड्स है उसको रिटर्न कर सकता है। तो आपको बताना है कि इसे क्या कहेंगे, क्या इसे गारंटी कहेंगे, या इसे वारंटी कहेंगे, या इसे कंडीशन कहेंगे, या इसे टर्म कहते हैं। तो एक बार चारों टर्म्स को हम समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गारंटी क्या होगा। गारंटी आए दिन आप सुनते होंगे, गारंटी या वारंटी। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट में किसी प्रकार की डिफेक्ट आ जाती और उस प्रोडक्ट पे अगर आपको गारंटी मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से रिपेयर करा सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं, या फिर उसका आपको रिफंड भी मिल सकता है। अब जानते हैं वारंटी क्या होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे आपको वारंटी मिलती है तो इसका मतलब है कि अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, सिर्फ रिपेयर करा सकते हैं, रिप्लेस या रिफंड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर हो सकता है वारंटी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा टर्म है कंडीशन। कंडीशन को बताया गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कंडीशन जो होती है वो एक स्टिपुलेशन है, एक शर्त है जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए ज़रूरी है। अगर ये जो मेन पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को हम
ब्रीच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को ऑफर करता है कि वो उसका हीरो होंडा CD100 जो बाइक है वो खरीद ले 25,000 रुपये में। बी कहता है कि मैं बाइक खरीद तो लूंगा लेकिन जो बाइक है वो 1999 या उसकी बात बनी होनी चाहिए। ये एक स्टिपुलेशन है या एक शर्त है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है आसानी से। बाइक को देखने के बाद ये पता चला कि जो बाइक है वो 1994 में बनी है, यानी कि जो शर्त है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बी जो है वो इस बाइक है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल भी कर सकता है, यानी कि ये शर्त जो है वो फुलफिल नहीं होती। तो जो कंडीशन है वो एक इसेंशियल एलिमेंट की तरह काम करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में। तो क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शर्त रखी गई है सेल्स ऑफ गुड्स के अंतर्गत, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर सेलर जो है वो वायलेशन करता है इस शर्त का तो जो बायर होगा वो कैंसिल कर सकता है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर कंडीशन, यानी कंडीशन में ही स्टिपुलेशन होता है, एक शर्त होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन एलिमेंट होता है। अगर वो मेन एलिमेंट पूरा नहीं होता है तो जो भी दूसरी पार्टी होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लियन इज टू, आपको बताना है कि लियन का जो अधिकार है, यानी लियन को हिंदी में हम बोलते हैं घृणाधिकार या विशेषाधिकार। तो आपको बताना है कि एसेंस क्या है, एक आवश्यक तत्व क्या है। पहला ऑप्शन दिया है डिलीवरी ऑफ गुड्स, या दूसरा है रीगेन ऑफ पोजीशन, तीसरा है रिटेन ऑफ पोजीशन, चौथा है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि लियन का एक एसेंस ऑफ राइट क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लियन क्या होता है। लियन को हम हिंदी में घृणाधिकार या विशेषाधिकार कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बेलमेंट होता है, बेलमेंट से रिलेटेड ही लियन होता है, यानी बेलमेंट में ही एक कॉन्सेप्ट आता है लियन। मैंने आपको बताया कि बेलमेंट में एग्जाम्पल बताया कि आपकी बाइक जो है वो गड़बड़ हो गई थी, तब आप मैकेनिक के पास गए ये बाइक को रिपेयर कराने के लिए। तो यहाँ पे जो रिपेयर पर्सन है, जो भी रिपेयर करने वाला मैकेनिक है, उसके पास एक अधिकार होता है, एक राइट होता है जिसको हम लियन कहते हैं। तो ये राइट क्या है, अगर सपोज कर लीजिए मैकेनिक ने आपकी बाइक बना दी लेकिन आपने बदले में पेमेंट नहीं किया है, यानी सपोज कर लीजिए 5,000 रुपये आपके बाइक के रिपेयर चार्जेस हैं, आपको उसने बताया कि 5,000 आपका लगा है लेकिन आपने वो 5,000 देने से मना कर दिया। तो जो पार्टी है, दूसरी पार्टी या जो मैकेनिक है, उसके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो आपका जो बाइक है वो रिटेन कर सकता है अपने पास, यानी उसके पास ये अधिकार है कि वो उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। इसी को हम लियन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन के अंतर्गत राइट क्या होता है लियन का, तो वो होता है रिटेन द पोजीशन, यानी कि वस्तु को अपने अधिकार में रख लेना, ये लियन का एक अधिकार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बिल ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ माइनर, यानी कि एक माइनर के फेवर में बिल लिखा गया है। आपको बताना है कि ये वॉइड है या वैलिड है, या वैलिड है बट नॉट निगोशिएबल है, या इलीगल है। तो एक माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है क्योंकि उसका एज जो है वो उसको खुद को रोकता है, यानी हिज एज रिस्ट्रिक्ट हिम टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई भी बिल एक माइनर के फेवर में लिखा जाता है तो वो बिल जो होता है वो इनवैलिड होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वॉइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो ये भी होना है, फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए। फोर्थ दिया है इट मस्ट बी कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक अमाउंट तो होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दिया इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु शैल बी द नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल। तो आपको बताना है कि एक मैरिड माइनर गर्ल के केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा। ऑप्शन है फादर और मदर, नेक्स्ट है फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, नेक्स्ट है हस्बैंड, या इनमें से कोई भी। तो अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत जो सेक्शन 6 है
वो ये बताता है कि एक माइनर बॉय या अनमैरिड जो लड़कियां हैं उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो अगर हम इनकेस बात करें माइनर बॉय या अनमैरिड गर्ल के बारे में, अगर कोई भी अवयस्क लड़का है या अनमैरिड गर्ल है तो उसके केस में जो भी उसके नेचुरल गार्जियन होंगे वो होंगे उसके पिता, और अगर इन केस इनके फादर की भी डेथ हो जाती है तो फिर मदर विल बी दी नेचुरल गार्जियन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मैरिड माइनर गर्ल के बारे में, तो मैरिड माइनर गर्ल के अंतर्गत जो नेचुरल गार्जियन होता है वो उसका हस्बैंड होता है। तो यहाँ पे ये भी केस याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैरिड माइनर गर्ल के केस में नेचुरल गार्जियन जो होगा वो उसका हस्बैंड होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सेक्शन, आपको बताने में से कौन सा सेक्शन है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन करता है चेक को। इज इट 5, 6, 7 या 8। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। तो प्रोमिसरी जो नोट है वो सेक्शन 4 के अंतर्गत दिया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया गया है, और चेक जो है वो सेक्शन 6 के अंतर्गत दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेक जो है उसका सेक्शन क्या है, तो वो है सेक्शन 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि बैंक का जो रिलेशन है, यानी बैंक का और कस्टमर का जो रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन है। डेटर या क्रेडिटर का, लेजर या लेजी का, प्रिंसिपल या एजेंट का, या इनमें से कोई नहीं। तो बैंकर्स रिलेशन विद कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट, अगर बैंक और कस्टमर का रिलेशन अगर हम देखें इन केस ऑफ डिपॉजिट तो वो होता है डेटर एंड क्रेडिटर का। क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक में, चाहे वो करंट अकाउंट हो, फिक्स अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अगर उसमें कैश जमा किया जाए यानी रुपया जमा कराया जा रहा है तो वो बेलमेंट नहीं होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि बैंक और डिपॉजिटर के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो डेटर और क्रेडिटर का होता है, लेजर और लेजी का नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर बी मारेंगे जो बिल्कुल गलत है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये था 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और स्पेसिफिक जो मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट को समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।